आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का डेली इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस दिन भर। मंडे 4 अक्टूबर की शाम है और आज देश दुनिया में खबरों के लिहाज से बड़ा अहम दिन है। कई अहम सुर्खियां हैं, विश्लेषण हैं, जानकारियां हैं जो आपको सुननी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है आज के दिन की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी वाली घटना के बाद की सियासी हलचल पर। प्रशासन और किसानों के बीच समझौता किन शर्तों पर हुआ है और नेतृत्व क्या कह रहा है, बताएंगे आपको। उसके बाद बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स लीक की। 100 अरबपतियों के नाम है इस लिस्ट में, जिनमें सचिन तेंदुलकर और जैकी श्रॉफ भी शामिल हैं। क्या है लिस्ट और किस संस्था ने इसका खुलासा किया है, बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे कोविड-19 से होने वाली मौत पर परिवार को मिलने वाले मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर की। इसका प्रोसेस क्या होगा और क्या पैरामीटर्स होंगे, ये हम आपको बताएंगे, एक्सपर्ट से भी जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे मेडिसिन कैटेगरी में अमेरिकी जोड़ी डेविड जूलियस और अर्दम पटापाउटियन को दिए गए नोबेल प्राइज की। इन सब पर होगी बात, लेकिन पहले सुन लेते हैं हेडलाइंस खुशबू से। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक ही रिमांड दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नॉर्थ ईस्ट में आईसीएमआर के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच की शुरुआत की। इसमें ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी कि देश में 70% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है, जबकि 25% लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में बदलाव किया है। बैंक के अनुसार 7 से 30 दिन, 31 से 90 दिन और 91 से 120 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने 2.5%, 2.75% और 3% का इंटरेस्ट रेट रखा है। साथ ही साथ 3 साल और उससे ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम में मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक 5.10% ब्याज देगा। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आरएसएस का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता भी तालिबान जैसी है। 32 साल पुराने अपहरण के केस में जेएपी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आज मधेपुरा विशेष न्यायालय ने रिहा कर दिया है। विशेष अदालत एमपी एमएलए निशिकांत ठाकुर ने कहा कि पप्पू के खिलाफ साक्ष्य नहीं है, इसी कारण उन्हें रिहा किया जाता है। दिल्ली सरकार ने आज सर गंगा राम अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मरीजों को कथित तौर पर मुफ्त इलाज नहीं देने की शिकायत को लेकर भेजा गया है। पिंडोरा मामले में नाम आने के बाद पाकिस्तान में विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने कहा कि इमरान ने विदेशी डील्स में घपला कर भ्रष्टाचार फैलाया है। साल 2021 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। अमेरिका के डेविड जूलियस और आडम पटापोशिन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। नोबेल कमेटी ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन पुरस्कारों की घोषणा की। और आईपीएल फेज 2 में आज टेबल टॉपर्स चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत हासिल करने वाली टीम का टॉप 2 में फिनिश करना पक्का हो जाएगा। लीग मैचों के बाद जो टीमें टॉप 2 में आती हैं तो उनके पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होते हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज दिन भर की शुरुआत सबसे पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में कल हुए हिंसक संघर्ष से। दरअसल कल यूपी के डिप्टी सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर काफिले की गाड़ियां चढ़ाने की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन इस घटना के बाद और रौद्र रूप में पहुंचा तो और भी जाने गई। अब तक कुल 10 मौतें हुई, जिनमें किसानों समेत एक पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ता की भी मौत हुई है। विपक्ष के नेता भी कल से ही सरकार पर खूब हमलावर हुए। रात से ही लखीमपुर जाने के लिए निकल भी पड़े। प्रियंका गांधी जो कल रात लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकली थी, उन्हें देर रात हिरासत में ले लिया गया और आज सुबह
अखिलेश यादव को भी पुलिस ने लखनऊ में ही रोक लिया। बीएसपी के नेताओं से प्रशासन ने अपील की थी कि वो घटनास्थल पर ना जाए ताकि शांति बनी रहे। बसपा ने इस अपील को मान भी लिया। किसान नेता राकेश टिकैत जरूर लखीमपुर खीरी पहुंच गए। पहुंचते ही पहला ऐलान किया कि मृतकों को मुआवजा दिया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो, तभी मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। इन्हीं सब मांगों पर प्रशासन ने टिकैत समेत कई किसान नेताओं संग बैठक की, जिसमें किसानों और प्रशासन के बीच स्थिति सुधारने को समझौते हुए। अब उस समझौते में क्या तय हुआ वो सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए टिकैत इस पूरे प्रकरण पर समझौते के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। ये मंत्री की बर्खास्तगी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, उसके एफआईआर की कॉपी, तहरीर में 120 में तो जाएगा बाप मंत्री जो है, और उसका लड़का जाएगा 302 में जिसने गोली चलाई और गाड़ियां चढ़ाई। मुआवजा है सबके लिए, मुआवजे की बात करी। क्या बोल रहे हैं? मुआवजे के लिए अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे कि कर रहे हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा कहा सबको। प्रशासन की ओर से इस समझौते के बाद हालात स्थिर हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी की क्या हालात हैं और समझौते में किन बातों पर सहमति बनी है, किसान संगठनों के आगे की क्या रणनीति है, ये सब पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष शर्मा से। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में जो किसानों ने मांग रखी वो बहुत महत्वपूर्ण 4 मांगे थी। तो उसमें एक मांग थी कि जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको उनको आर्थिक सहायता दी जाए, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, एफआईआर दर्ज हो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे के ऊपर, और साथ ही मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें। लिहाजा इस पूरे मामले पर घंटों की मशक्कत के बाद, अफसरों से बैठक के बाद, किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनके तरफ से बैठने के बाद नतीजा ये निकला कि शासन ने 45 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को देने का निर्णय लिया है, आश्वासन दे दिया है कि जो भी इस पूरी घटना में, जो इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई है, उन सभी के परिवार वालों को 45 लाख रुपए दिया जाएगा। परिवार के एक व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि इस पूरे मामले को लेकर के एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, और इसी आश्वासन के बाद जो किसान कल से, मतलब कल दिन में 3:30 बजे के बाद से जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से आज दिन भर कहा जाए कि शाम 3 साढ़े 3 बजे तक किसानों के जो शव थे, जो 4 किसान मारे गए थे, उनके शव वहीं उसी जगह पर रोड पर ट्रैक्टर के सहारे पूरी रोड को ब्लॉक करके रखे गए थे। तब से प्रदर्शन चल रहा था, जिसको प्रशासनिक कहा जाए कि वादे के बाद अब उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। मरने वाले सभी किसानों को उनके घरों तक उनके शव को पहुंचा दिया गया है। पुलिस उनके साथ गई है। हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन फोर्स अभी तैनात है इलाके में, खास करके जो निघासन का इलाका है और जो तिकोनिया का इलाका है, वहां पर पुलिस फोर्स अभी तैनात है। लेकिन वहां पर अभी हालात किसी भी तरीके से अगर यूं कहा जाए कि बिगड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो भी किसानों की मांगे थी और एफआईआर की बात थी वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो निष्पक्ष जांच की बात थी उस निष्पक्ष जांच के भी आश्वासन दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में ये घटना राजनीतिक फायदे नुकसानों के नजर से भी देखी जा रही है। फिर किसान आंदोलन जो जाट बाहुल्य क्षेत्र तक सीमित था, अब इस घटना के बाद तराई क्षेत्रों तक पहुंचा है। कहा जा रहा है कि किसानों के रोष के बढ़ते भौगोलिक दायरे की वजह से सत्ताधारी दल बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। तो अब इस घटना का राजनीतिक असर क्या होने वाला है, कितना नुकसानदेह हो सकता है ये बीजेपी के लिए, इस रोष का राजनीतिक लाभ किधर जा रहा है, ये पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह से। निश्चित रूप से इस घटना का बहुत ही बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, यहाँ की राजनीति पर भी पड़ेगा। और ऐसे में पूर्व में भी जब उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसानों के साथ इस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई है या सरकार की ओर से बर्बरता हुई है, तो उससे एक आक्रोश जनता के बीच देखा गया है। मैं पूर्व उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि गन्ना आंदोलन को लेकर पूर्व में कई बार पुलिस फायरिंग हुई थी, मुंडेरवा में, चाहे कुशीनगर जिले के रामकोला में,
या देवरिया में, तो पूरे प्रदेश आंदोलित हो गया था और उस समय की जो सरकारें थी उनका बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ था। तो ये घटना भी उससे बहुत बड़ी है कि एक मंत्री और उनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और इससे कई किसानों की जान गई। तो एक तो किसान आंदोलन को लेकर जो बीजेपी और सरकार है उनका रुख से किसान पहले से ही नाराज है और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर फिर किसान संगठनों और किसानों पर जिस तरह के बयान आते रहे हैं मंत्रियों के, तो किसानों के बीच वो आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच में ये ऐसी घटना कि सीधे चुनौती देना पहले कि हम देख लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह की घटना करना, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसका बहुत व्यापक असर होगा। और उस तौर पर भी देखें कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो इससे निश्चित रूप से बीजेपी और बीजेपी सरकार को बहुत ही गहरा धक्का लगने वाला है। मनोज जी, इस पूरे प्रकरण के दौरान कांग्रेस फिर से हरकत में दिखी है। सपा और बसपा जो कि मुख्य दल है यूपी के लिहाज से, नेतृत्व के मायने में हरकत में नहीं आ पाई है। कैसे देखते हैं इसे आप? ये तो पिछले यूपी में कई वर्षों से जितनी भी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो, चाहे हाथरस हुआ हो, चाहे आजमगढ़ में सीएनआरसी आंदोलनकारियों को बर्बरता का सवाल रहा हो, या और भी ऐसे हुए हैं। कुछ समय से ये एक सपा और सपा के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं उनको लेकर चर्चा रहती है कि आखिर वो खुद कहीं जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। इसको लेकर एक आलोचना भी रही है और कुछ हद तक ये सही भी है कि यूपी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें विपक्ष, सबसे बड़ा विपक्षी दल सपा है, तो उसकी जिस तरह से सक्रियता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी। और बसपा ने तो बहुत पहले अपने को ट्वीट और बयान तक ही सीमित कर लिया था, जबकि दोनों एक जनाधार वाली पार्टियां रही हैं। कांग्रेस के जनाधार बहुत संकुचित हुआ पिछले समय में लगातार, लेकिन जब से प्रियंका गांधी प्रभारी बनी और उनका आना जाना शुरू हुआ तो ये देखा ये गया कि ऐसी घटनाओं में वो खुद पहुंचने की कोशिश करती हैं। लखनऊ में भी जब वो गए तब भी जिस तरह से उनको रोका गया, तो वो तो अपनी ओर से जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि योगी सरकार ही कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा कराते हुए दिख रही है कि वो हर जगह उनको रोकती है। वो फिर एक बड़ी चर्चा विषय बनती है, चाहे सोनभद्र के उपा गांव में जब वो जा रही थी तो उनको रोका गया, फिर अंततः उनको पहुंच दी गई, फिर उसी तरह से हाथरस में रोका गया, फिर लखनऊ में जब वो दारापुरी और जो सीएनआरसी आंदोलन में जो बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे मिलने जा रही थी। एक थोड़ी सी आशा और कांग्रेसियों में ही ज्यादा इसको लेकर आशा दिख रही है कि हमारे नेता जो है वो लड़ते भिड़ते हुए हर जगह पहुंच रही हैं। तो ये तो उनके लिए है। और बाहर भी थोड़ा सा इसको लेकर रहता है कि कांग्रेस इसका अभी बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बसपा और सपा के मुकाबले इस मोर्चे पर ज्यादा सफल है। संतोष शर्मा और मनोज सिंह, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा, आज से करीब 5 साल पहले 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स लीक सामने आया था। दुनिया के कई नामचीन लोगों का नाम पनामा पेपर्स लीक में था। उस वक्त खुलासा हुआ था कि कैसे बड़े बड़े अमीर कारोबारी टैक्स चोरी करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी। अब पनामा पेपर्स का खुलासा अभी लोगों के जहन से गया नहीं था कि कल पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने वैश्विक स्तर पर सरगर्मी बढ़ा दी है। इसमें लीक हुए 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर के 91 देशों के अमीर, प्रसिद्ध और कुख्यात लोगों के फाइनेंशियल सीक्रेट्स का खुलासा करने का दावा किया है। उन 91 देशों में भारत भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 380 भारतीय हैं। दावा है कि इनमें से 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों को जांच के दायरे में वेरीफाई किया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि की गई है। इन व्यक्तियों में सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
117 देशों में 600 से ज्यादा पत्रकारों ने पेंडोरा पेपर्स के दस्तावेजों की महीनों तक जांच की है। पेंडोरा पेपर्स खुलासे में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट यानी कि ICIJ ने 14 सोर्स से दस्तावेज जुटाए हैं। अभी आपको सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आखिर में ये मामला है क्या, इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स भी हैं। तो चलिए पेंडोरा पेपर्स मामले को जरा सरल भाषा में समझते हैं कि हुआ क्या है, किस तरह के आरोप लगे हैं। और ये सब जानने के लिए मैंने बात की है लल्लन टॉप में हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी से। देखिए, पैंडोरा पेपर्स को सबसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का खुलासा है। खुलासा किसने किया है? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक समूह है जो US बेस्ड एक संस्था है। इसमें सारे जितने भी खोजी पत्रकारों की एक संस्था है। अब ये डेटा लीक क्या है, जैसे पनामा भी हुआ था, उसी तरह का एक डेटा लीक है। मतलब एक डेटा सेट जो लीक हो गया था, जिस पर इस संस्था ने 1 साल से भी ज्यादा समय लगाकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है कि 200 से भी ज्यादा देशों में जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी जगह पर पैसा, अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर वो टैक्स से बच सकते हैं, जिसको कि हम टैक्स हेवन कहते हैं। और ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्ट किया। ये शब्द बहुत बार बार आ रहा होगा, तो मैं दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि ऑफशोर कंपनी का मतलब होता है, मैं भारत में रहता हूं और मैंने किसी और देश में जाकर पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब अपने देश से बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑफशोर कंपनीज का मतलब यही है। अब ये ऑफशोर कंपनियां टैक्स हेवेंस में हैं। तो ज्यादातर मामले जो भारत के संदर्भ में आए हैं, उसके मुताबिक लोगों ने ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड नाम की एक ऑफशोर टैक्स हेवन है, जहां पर इन्वेस्ट किया है पैसे। ये काफी बड़ा, ये जो पूरा पैंडोरा पेपर्स था, ये काफी बड़ा डेटा लीक बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें लगभग 3 टेराबाइट डेटा निकल कर बाहर आया है। 600 से भी ज्यादा जर्नलिस्टों ने काम किया है, जो अलग अलग 150 मीडिया हाउसेस में नौकरी करते हैं और 117 देशों में रहते हैं। इतना सब कुछ मिला के ये डेटा लीक आया है। और जो टैक्स हेवंस की बात बार बार हो रही थी कि जहां पर पैसा लगाने पर आपको टैक्स से आप बच सकते हैं, उनमें एक नाम तो मैंने लिया जो भारत के लोगों ने जहां पर ज्यादा पैसा लगाया, वो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। इसके अलावा हांगकांग भी है, पनामा भी है, वो भी एक देश है। ऐसे अलग अलग टैक्स हेवंस में लोगों ने पैसा लगाया है। प्रशांत, इसकी कानूनी वैधता क्या रहेगी आगे? इसके आधार पर किसी पर कानूनी कार्रवाई हो भी सकती है क्या, या केवल ये खबरों तक ही सिमट कर रह जाएगा जैसे कि पनामा पेपर्स हुआ था? अगर सरकार चाहे तो ये जो लीक में दावे किए गए हैं, इन मीडिया एजेंसीज को अप्रोच करके वहां से वो दावे, मतलब उनके जो दावे हैं, उसको असर्टेन कर सकती है। फर्ज करिए कि साल 2012 से 18 तक हमारे सचिन तेंदुलकर, जो जिनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, वो राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। अब उन्होंने जो दस्तावेज राज्यसभा को दिए थे उनके अर्निंग्स के बारे में, जो उनकी कमाई है उसके बारे में, वो क्या उसका जिक्र जो राज्यसभा में किया था और जो अभी दावे आए हैं उससे कुछ अलग है। इसके अलावा जो सचिन तेंदुलकर ट्रस्ट है, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन है, उसके वकील मृण्मय मुखर्जी ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर ने ये सारे पैसे भारतीय बैंकों के जरिए भेजे थे। तो हम उनके टैक्स रिकॉर्ड में ये सब कुछ मौजूद है। तो अगर सरकार चाहेगी तो इन दस्तावेजों को लेकर और जो उनके टैक्स डिक्लेरेशन, यानी कि इनकम टैक्स में जो डिक्लेरेशंस दिए गए हैं, उससे ये चीजें मेल खाती हैं तो ये कोई कानूनी मसला नहीं बनता है। अगर मेल नहीं खाती है तो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बनता है, आपने वो टैक्स कहाँ, वो पैसा कहाँ लगाया, उसका मामला बनता है। तो बहुत सारे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला इसमें बन सकता है, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला बन सकता है, हवाला ट्रांजैक्शन का मामला भी बन सकता है। तो ये सारे मामले जो बन सकते हैं, लेकिन क्या पुलिस या जो जांच एजेंसियां हमारे देश की उसकी सो मोटो कॉग्निजेंस लेती हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी और उसके बेसिस पे ही कोई कानूनी बात इस पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है पनामा पेपर्स के वक्त, वो ये दिखाता है कि ये खबरों तक ही शायद सिमट कर रह जाए। ऐसे कह नहीं सकते, जैसा मैंने आपको अपनी बात में बताया था।
जी, लेकिन जिस संस्था ने इसका खुलासा किया है वो पहले भी चर्चा में रही है। तो आप अगर बता पाएँ कि ये आईसीआईजे ये संस्था है क्या और ये कैसे उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुँचे हैं जो इतने 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 सीक्रेट हैं, इतने गोपनीय हैं? आईसीआईजे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, नाम से साफ हो जाता है एक समूह है, अंतरराष्ट्रीय समूह ऐसे खोजी पत्रकारों का जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में रहते हैं और अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम करते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह है। अब भारत में आईसीआईजे का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का भी नाम उतना ही आ रहा है, क्योंकि भारत में जो खुलासे हुए हैं वो इंडियन एक्सप्रेस ने किए हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ जर्नलिस्ट भी इस समूह का हिस्सा हो सकते हैं। अब आईसीआईजे की वेबसाइट के मुताबिक तो 280 ऐसे बेहतरीन खोजी पत्रकार इनके समूह का हिस्सा हैं जो 100 देशों में रहते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द गार्डियन नामी गिरामी मीडिया संस्था भी शामिल हैं। जहां तक सवाल आता है कि कहां तक मतलब इस डेटा लीक तक कैसे पहुंचे, तो ये किसी भी जर्नलिस्ट के लिए अपने सोर्सेज रिवील करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि हम इस संदर्भ में उतना डेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक आईसीआईजे ने चीजों के बारे में बताया है, वो बताया है कि ये बहुत मुश्किल था उनके लिए इस डेटा को कोलेट करना, क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया था कि 3 टेराबाइट का डेटा था। अब 3 टेराबाइट के डेटा में आईसीआईजे बताता है कि सिर्फ 4% ऐसा डेटा था जो स्ट्रक्चर था, मतलब कि मान लीजिए आप किसी एक स्प्रेडशीट में या एक्सेल शीट के फॉर्मेट में या इस तरह से था। बाकी सारी इंफॉर्मेशंस, बहुत कुछ हैंड रिटन भी थी, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशंस मिली हैं, जिसको अलग अलग देशों में रहने वाले जर्नलिस्ट ने कोलेट किया है। जैसे उदाहरण के लिए स्वीडन में जो आईसीआईजे के पार्टनर्स हैं, उन्होंने स्प्रेडशीट बनाया है, डेटा निकाला है। इसको कैसे वेरीफाई किया है, वेरीफाई करने का भी इनका एक बहुत अच्छा तरीका था कि किसी का नाम आया, मान लीजिए उदाहरण के लिए जैकी श्रॉफ का नाम आया। अब जैकी श्रॉफ तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसको असर्टन कैसे किया जाए, तो उन्होंने पासपोर्ट के डेटा से इसको मैच किया है। तो ऐसे बहुत ज्यादा माइन्यूटली एक एक चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसको क्रॉस चेक किया है, उसके बाद इस पूरे लीक को बाहर लाया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनको 1 साल से भी ज्यादा समय का वक्त लगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत मुखर्जी। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99 533 233 03। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन परिवारों की जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपने अजीजों को खोया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले उन परिवारों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की योजना बनाई थी, जिनके फैमिली मेंबर्स कोविड-19 के चलते दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय का वक्त मांगा था ताकि इस पर बेहतर तरीके से विचार विमर्श किया जा सके, और लंबे गहन चिंतन के बाद आज केंद्र सरकार की इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने हामी की मोहर लगा दी है। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों की किसी अन्य परोपकारी योजना या स्कीम से काफी अलग होगी। पर यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर इस योजना के लिए प्रोसेस क्या रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और सबसे जरूरी बात, ये मुआवजा आम लोगों तक पहुंचेगा कैसे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने बात की आज तक में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर से, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों पर नजर रखती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो केंद्र सरकार ने स्कीम सजेस्ट की थी कि 50,000 रुपए एक्सग्रेशिया आपको कंपनसेशन मिलेगा, उस पर अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 और भी बातें की हैं। एक तो ये कि 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो एप्लीकेशन दाखिल होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो मुआवजा रिलीज करना होगा। आपको कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टिफाई करना होगा। कोई भी स्टेट
ये नहीं कह सकती है कि आपके डेथ सर्टिफिकेट पे कॉज ऑफ डेथ कोविड नहीं लिखा है इसलिए हम आपको मुआवजा नहीं देंगे। अगर मृत्यु से 30 दिन पहले तक जो इंसान है जो RT-PCR पॉजिटिव हुए हैं या हॉस्पिटल में या घर में उनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु के वक्त वो कोविड पॉजिटिव थे या मृत्यु से 30 दिन पहले तक वो कोविड पॉजिटिव थे, तो उनके परिवार को मुआवजा जरूर मिलेगा। और ये मुआवजा जो है वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिया जाएगा। अनीशा, दूसरा बड़ा सवाल यहाँ डेथ सर्टिफिकेट को लेकर है। क्या उन लोगों को मुआवजा मिल पाएगा जिनके डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण मेंशन नहीं है? क्या पैरामीटर रहने वाला है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर? देखिए, इस इशू पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपना ऑर्डर दिया है कि अगर आपके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड डेथ नहीं भी लिखा है तब भी अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु से 30 दिन पहले तक आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है या आप कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं 30 दिन पहले तक, तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड नहीं लिखा है और जिन लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और जिनके डेथ सर्टिफिकेट अभी नए रूल्स के अंडर नहीं बने हैं, वो लोग जो है वो उन लोगों के लिए स्टेट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बिठानी है जो इनके ग्रीवेंस एप्लीकेशन लेगी। वो एप्लीकेशन जो है वो वो कमेटी उसका कोई जांच पड़ताल करेगी। जिस हॉस्पिटल में उस इंसान की मृत्यु हुई है या उनकी जो RT-PCR टेस्ट वगैरह हुआ है वो कमेटी वो देखेगी और वो कमेटी फिर सर्टिफिकेट दे देगी कि उनकी इस इंसान की जो डेथ है वो कोविड की वजह से हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं मुआवजा अगर डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड नहीं भी लिखा है, तब भी अगर 30 दिन पहले तक RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है तो फिर आपको मुआवजा देना ही होगा। और जिन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, यानी कि इस पॉलिसी के आने से पहले उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिवार जो है वो इस कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। अनीशा माथुर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? हमें मेल करके बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज तक रेडियो के तमाम शोज कई दूसरे मोबाइल ऐप्स प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं, जैसे कि जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक वगैरह। इस पॉडकास्ट की प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन है अमृत रेगी का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।